दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मचान पर 49 दिन। श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी की बुक है। और उसका पहला पार्ट जो आपने देखा था उसमें था कि वो उन्होंने प्लान किया था कि मैं 3 महीने जंगल में गुजारूंगा, क्योंकि यह जंगल, चिल्ला वाला जंगल, उनको बहुत पसंद था। जब उन्होंने प्लान किया था 1935 में, तो ये प्लान करते करते जब इन्होंने एक्चुअल ट्रिप बनाई तो 1939 हो गया था। और अपने कई दोस्तों के साथ ये फिर जंगल में चले। जंगल में इनको 5 हाथी मिले जो कि इनको छुप छुप के इनका पीछा कर रहे थे अंधेरी रात में। लेकिन इनको आहट लग गई थी तो ये पेड़ पे चढ़ के बच गए। उस पेड़ के नीचे रात को आदमखोर शेरनी भी आई थी, यानी कि टाइगरस, ऐसा उनका अंदाजा था। लेकिन क्योंकि उनको फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था कि यहाँ पे आदमखोर शेरनी घूम रही है और उनको रात भर कदमों की आहट सुनाई दी थी जब वो मचान पर थे, उस आदमखोर शेरनी ने 2 लोगों को मार दिया था। अब उसके आगे का इस एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। अब ये कामराज मंदिर के बारे में बताते हैं कि इस पे एक संगमरमर का पत्थर लगा है जिसपे एक जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको आचार्य कामराज जी ने 92 ईयर्स के पहले स्थापित किया था। कल इन्होंने कामराज मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि अपने दोस्तों के पीछे पीछे जंगल में चले गए थे। तो आज इन्होंने डिसाइड किया कि कामराज मंदिर के दर्शन करूंगा। चिल्ला जाने का प्रोग्राम 2 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया था। अब जैसे ही वो मंदिर में पहुंचे, उनको अपने बचपन की स्मृति याद आई। इनको बचपन की यादें आ गई। वहां पे काली माता की मूर्ति विराजमान है। और मुझे लगता है कि आजकल जो इस मंदिर को हम दक्षिण काली मंदिर के नाम से जानते हैं, शायद ये उसी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारे रिजॉर्ट की तरफ आप चलते हैं तो चंडी माता की सीढ़ियां आती है एक जगह, मेरे कई वीडियो मैंने दिखाया है। राइट हैंड साइड में चंडी माता का मंदिर की सीढ़ियां जाती हैं। मंदिर तो ऊपर है, पहाड़ के ऊपर। वहीं दक्षिण काली का मंदिर है, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे। वहीं पे एक फॉरेस्ट का बैरियर है और जहां से आगे एकदम जंगल स्टार्ट हो जाता है, वहां से 100 मीटर आगे ही मुझे लकड़बग्गा मिला था। अभी जो मेरा रिसेंट वीडियो है, करीब करीब 1 लाख व्यू है उसमें, तो वो मुझसे वो लकड़बग्गा मुझे ये दक्षिण काली मंदिर, अगर यही कामराज मंदिर है जिसके बारे में श्रीनिधि बोल रहे हैं, तो वहां से मुश्किल से 100-200 मीटर दूर की बात है। तो बचपन में भी आया करते थे क्योंकि ये हरिद्वार के पास के एक आश्रम में रहते थे, तो अक्सर इस मंदिर में आते थे। अब इन्होंने एक आम का पेड़ देखा जो इनके बचपन के टाइम का पेड़ था। इसमें आके, इस पेड़ पे आके वो चढ़ जाया करते थे और वो लोग आम तोड़ने के लिए इस पेड़ पे चढ़ते थे। और जो पुजारी जी थे वो नहीं चाहते थे कि ये आम तोड़े, तो वो पहरा देते थे और जब देखते थे डांट के भगाते थे। और ये भी कई बार बच्चे थे तो छुप जाते थे और पुजारी जी इनको नहीं देख पाते थे। तो मंदिर के पीछे जो सूखा नाला है उसमें पुजारी जी के 2 बछड़े टाइगर ने मार के खा लिए थे। तो उस टाइम पे ये डर था, ये अपने बचपन का बता रहे हैं, कि उस नाले के पास कोई दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये जो आम का पेड़ है, इसकी डालें उस नाले की तरफ झुकी हुई थी। और जब श्रीनिधि जो है वही नाले की तरफ से उन डालों से चढ़ के पेड़ पे आते थे ताकि पुजारी जी की निगाह बचा के आम चुरा ले। बोले पुजारी जी तो सीधे साधे थे, वो सिर्फ मंदिर के दरवाजे की तरफ देख के पहरा देते थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बहुत ही कड़ा पहरा देती थी। और कई बार जब मैं पेड़ पे चढ़ा होता था और वो पहरे पे बैठ जाती थी, तो मुझे कई बार रात रात भर भी पेड़ पे बैठे रहना पड़ता था, क्योंकि नीचे आते तो पिटाई होती। बोले यहाँ पे जो 5-7 घरों की पुजारियों की बस्ती है, वो पूरे रात को अंधकार में सो रहे होते थे और मैं पेड़ पे ही टंगा रह जाता था। और ये बोले कि जो भयानक रात होती थी उससे भी खतरनाक आवाज मुझे लगती थी पुजारी जी के खड़ाऊओं की आवाज। लकड़ी की जो चरण पादुका होती है, जिसको खड़ाऊ बोलते हैं, ऋषि मुनि और पुजारी जी और इस तरह सब पहना करते थे। वो चलने में बहुत खटखट दूर से आवाज आती थी उसकी। तो वो आवाज मैं सुन लेता था क्योंकि पुजारी जी सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठ के प्रातः काल में आते थे मंदिर में पहला शंख बजाने के लिए। और उसके पहले मुझे उतर के भागना होता था, वरना मैं उतर नहीं सकता था। तो बोले रात को उस नाले में भागना खतरनाक था। तो वहीं पे एक सर्वे विभाग का एक बुर्ज था, मैं पेड़ से उतरकर उस बुर्ज में बैठ जाता था और जब प्रॉपर उजाला हो जाता था तब मैं वहां से उतर के जाया करता था। और जब मैं गंगा किनारे पहुंचता था तो कई बार टाइगर के पगमार्क मिलते थे, तो मन सिहर जाता था, यानी डर जाता था। लेकिन वो जो पुजारी जी थे बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही दयालु हृदय के थे। डांटना तो ऊपर का दिखावा था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों का बराबर का ज्ञान था उन्हें। और उस टाइम पे अंग्रेजी की जानकारी रखने वालों को 1 मिनट के अंदर नौकरी मिल जाती थी। तो अगर वो पुजारी जी चाहते तो उनको अंग्रेजों के यहाँ बड़े आराम से नौकरी मिल सकती थी। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों उनको ये जंगल में मंदिर पसंद था और वो यहीं रहना पसंद करते थे। और ये बोल रहे हैं मैं पुजारी जी का इतना प्रशंसक था कि मैं अपने बगीचे से लाके
उनको दशहरी आम गिफ्ट किया करता था। तब पुजारी जी सोचते थे यार इसके पास खुद के बगीचे में इतने बढ़िया आम है, ये जंगली आमों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों चुराने आता है। लेकिन श्रीनिधि मनी मन में बोलते थे, अरे पुजारी जी मुझे आम नहीं पसंद है, मुझे जंगल के आम पसंद है, क्योंकि मुझे जंगल पसंद है। मेरे बगीचे के आम बगीचे के हैं, ये जंगल के आम है। ये पुरानी बातें सोच रहे थे मंदिर में खड़े खड़े, तभी श्याम आ गया इनका दोस्त। बोलो भाई साहब आप यहाँ खड़े हो और जो पुजारियों की बस्ती के लोग हैं आपका स्वागत करने के लिए आपको बुला रहे हैं। ये बोले मेरा स्वागत क्यों कर रहे भाई। बोले भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से भगवान राम आए थे लंका विजय करके, उनका स्वागत हुआ था, तो लगता है जैसे तुम जंगल से विजय करके आए हो, तुम्हारा भी स्वागत होने वाला है। ये जा तो रहे थे उस तरफ, लेकिन मनी मन सोच रहे थे यार एक रात जंगल में गुजारी है, ऐसा कौन सा बड़ा मैंने तीर मार दिया। जब वहां पहुंचे तो मालूम चला कि वहां ये मान्यता थी कि जो ये हाथी हैं, जंगली हाथी, ये मतलब प्रेत है, और इनके ऊपर ब्राह्मणों द्वारा चढ़ाई गई कढ़ाई, जो देवी माता को चढ़ाई गई कढ़ाई है, वो भी फेंक दी जाए तो कोई असर नहीं होगा। और उनके हाथ से बच के आ गए, मतलब कि आपने बहुत ही बड़ा काम किया है। अब उस टाइम पे सर्दी अच्छी खासी पड़ रही थी, तो जो ऋषिकेश से हवाएं आ रही थी, बहुत ही ठंडी हवाएं आ रही थी, तो शंभू ने बॉनफायर जला दिया था कैंप के पास। तो अपना स्वागत करवा के या उन लोगों से मिल के जब ये आए तो सीधे कैंप में आ गए और बॉनफायर का मजा लेने लगे। अब एक युवक पुजारी आ गया, उसको अपने किस्से सुनाने का मन कर रहा था, और जब परिचय कराया गया कि ये है श्रीनिधि, तो बोला ओहो आप श्रीनिधि हो, मेरे अहो भाग्य कि आपसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई मेरे श्रीनिधि होने से तुम्हारे अहो भाग्य कैसे हो गए। बोले आप पंडित हरि शर्मा जी को जानते हैं जो यहाँ रहते थे। ये उन्हीं पुजारी जी के बारे में बात कर रहे हैं जो बचपन में आम के लिए भगाया करते थे। तो ये बोले मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन 23-24 साल पहले यहाँ पे एक पुजारी जी होते थे, उनको मैं जानता था। तो वो युवक पुजारी बोला हाँ वही थे पंडित हरि शर्मा। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ है, उनके आधा दर्जन बच्चे, उनकी वो कठोर हृदय वाली उनकी पत्नी, और वो कहाँ है वो। तो वो पुजारी थोड़ा सा नाराज हुआ, बोला श्रीनिधि जी आपको डांटा होगा इसलिए आप थोड़ा सा इस तरह से बोल रहे हैं कठोर, लेकिन वो बड़ा ही अच्छा मन रखती थी और लोगों की इतनी भलाई करती थी, पशु पक्षियों से लेकर इंसानों के लिए, कि हर किसी के मन में उनके लिए बड़ा आदर है। और फिर उसने बताया कि उनके 8 लोगों के परिवार में, मतलब पति पत्नी और 6 बच्चों में अब केवल 2 ही लोग बचे हैं, एक तो पंडित जी और एक उनकी छोटी बेटी। बाकी सबको भगवान ने अपने पास बुला लिया। तब इनको बड़ा अफसोस हुआ कि बोले कि हाँ ये तो मैंने देखा था कि पंडित जी अपनी पत्नी को बड़े चाहते थे, उनकी पत्नी कई बार उन पर चिल्ला देती थी लेकिन वो हंस के टाल देते थे, तो वो स्नेह तो मैंने देखा था। अब ये जो युवक पुजारी बोल रहे हैं कि वो अच्छे हृदय की थी, तो हो सकता है अच्छे हृदय की ही रही हूँ, मैं तो आम की चोरी करता था इसलिए मुझे डांटती थी। युवक पुजारी ने बोला कि वो जो आम के पेड़ पे आप चांदी का छीका देख रहे हो, वो उन पंडित जी की वाइफ ने ही टांगा था। उनकी याद में आज भी इसमें गंगा जल भरा जाता है, क्योंकि वो पक्षियों के लिए गंगा जल भरती थी ताकि पक्षी पानी पी सके, और इसको उन्होंने पाई पाई जोड़ के चांदी का बनवाया था। और बोले जो भी इसमें गंगा जल भरता है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसके दिल में उस ब्राह्मणी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो भरता है। तब इनको याद आया कि जब बचपन में पेड़ पे बैठते थे तब भी ये चांदी का छीका होता था, और उसमें जो पक्षी पानी पीने आते थे तो उनको देख के बड़े खुश होते थे। तो उस युवक पुजारी ने बोला कि वह बस वो ब्राह्मणी की एक ही स्मृति यहाँ पे है, यानी एक ही याद यहाँ पे है। तो उन्होंने पूछा बाकी सब यादों का क्या हुआ। तो वो बोले पंडित जी सब एक संदूक में भर के अपने साथ ले गए, और कई बार हमने उनको अकेले में उन चीजों को निकाल कर रोते हुए देखा है। तो उन्होंने पूछा वो पंडित जी कहाँ है। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि यहाँ से 10-12 मील की दूरी पर एक जगह है हाथी घाटी, उसको कई लोग सुल्ताना घाटी बोलते हैं, वो वहां रहते हैं। तो श्रीनिधि ने बोला अरे वो तो बड़ी खतरनाक घाटी है, वो तो एक तरह से हाथियों का घर है, वहां उनको रहने की सलाह किसने दी। तो बोले किसी ने सलाह नहीं दी, वो जब पत्नी की डेथ के बाद बड़े मतलब दुखी हो गए थे तो पीपल के पेड़ के नीचे कुटिया बना के रहते थे। तो एक वन विभाग के जर्मन अधिकारी थे, उनकी वाइफ की इन्होंने कोई बीमारी ठीक कर दी थी, जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था, इन्होंने कर दी। तो वो बड़े खुश हुए थे और उन्होंने 150-200 बीघा जमीन इनको गिफ्ट में दी थी। तो बस वहीं रहते हैं और उसी में जो फसल वगैरह जो भी होता है उससे उनकी आजीविका चलती है। लेकिन श्रीनिधि ने बोला कि ऐसा ना हो कि किसी दूसरे की आजीविका बन जाए, वहां तो इतने जानवर हैं। अब युवक पुजारी ने कहा कि जब तक वो यहाँ थे आपको बहुत याद करते थे। तो श्रीनिधि ने बोला मैं तो आम चुराता था। तो इन्होंने बताया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे। जब देखो तब आपके बदमाशियों के किस्से लोगों को बैठ के सुनाते थे कि ऐसे श्रीनिधि आते थे, ऐसे आम तोड़ते थे, मैं ऐसा डांटा करता था। जब देखो तब आपकी स्टोरी लोगों को सुनाते थे। तो ये हंस के बोले हाँ मैं बहुत बदमाशी करता था,
और पुजारी जी और उनकी सेना, सेना मतलब उनकी वाइफ और बच्चे, सब मेरी ताक में रहते थे कब मैं आऊं और मुझे भगाए, और इसीलिए वो मेरी याद करते होंगे। तो वीर सिंह ने आगे कहा, सर बस्ती के सब लोगों को भोजन करा दिया है, अब आप लोग भी डिनर करिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि श्याम और आनंद जंगल से बच के आ गए थे, तो शिशिर ने डिनर दिया था, सबको भोज दिया था, तो सारे पुजारियों को भी इन्वाइट किया था, तो उन्हीं लोगों को भोजन कराया था। अब इनकी बारी थी। अब अगले दिन सुबह इनकी तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि 2 दिन के लिए रुके थे, 2 दिन हो गए थे चिल्ला रेंज जाने के लिए। इनकी बैलगाड़ी सुबह सुबह रवाना कर दी गई। जहां ये रुके थे वहां से चिल्ला रेंज 3 मील की दूरी पर है। इनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ था कि मैन ईटर टाइग्रेस भी है बीच में। अभी बताते हैं, मंदिर से चिल्ला रेंज का जो रास्ता था उसमें हल्की सी चढ़ाई पड़ती है। वो चढ़ाई अभी भी आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखी होगी, क्योंकि वो रूट तो एक एक फिट मुझे पता है। और उसमें राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा खड्ड था, मतलब गहरी जगह सी, पहाड़ी नाला टाइप का। उसमें पहाड़ी नाला में पानी भी बहता है, बांस वगैरह दुनिया भर के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब इनका मन किया कि सड़क से क्या चलना, चलो इस नाले नाले चलेंगे। अब जब ये चल के जा रहे थे, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु थे जो इनकी आने की आहट सुन के निकल जाते थे। कोई कोई जानवर दिख जाता था, अदरवाइज उनके रेत में पैरों के निशान दिखते थे। अब ये बोले कि इन जानवरों को देखो, यही इसी नाले में पैदा होते हैं, इसी में मर जाते हैं, यही इनकी जिंदगी है, यही इनके दोस्त है, यही इनके दुश्मन है। आराम से जिंदगी बिताते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सारे जानवर है, छछुंदर से लेके गिलहरी से लेके लोमड़ी, सियार, गिरगिट, गोह, नेवला, कबर बिज्जू, चूहे, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। और यही इनके आपस में अपनी जिंदगी बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि इनकी इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। इंटरकास्ट मैरिज इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ मैंने गिलहरी और चूहे का मिक्सचर एक जानवर देखा, जिसकी पीठ गिलहरी की तरह थी, पूंछ जो गिलहरी की झबरीली होती है वैसी नहीं थी, चूहे की तरह से पूंछ थी। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उसके बाल झड़ गए हों। अगर गिलहरी की पूंछ से बाल हटा दिया जाए तो उसकी पूंछ बिल्कुल चूहे की तरह ही होती है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो रुक गए, क्योंकि इनको एक खंडहर दिख रहा था ईंटों का बना हुआ, जो कि किसी जमाने में महल या घर रहे होंगे, अब टूटे हुए थे। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे खजुराहो के मंदिरों को किसी ने तोड़ दिया हो, वैसे खंडहर लग रहे थे। अब इन्होंने अंदाजा लगाया कि 900 ईस्वी पूर्व के आसपास के ये मकान या घर होने चाहिए। अब यहाँ थोड़ा आगे चल के इनको पहाड़ी के ऊपर समतल मैदान दिखा, तो इनको लगा कि जिस टाइम की ये बस्ती होगी उस टाइम पे उन लोगों ने पहाड़ को काट के मैदान बनाया होगा। अब इनको कनखल के राजा बराहुर्ज की याद आई, जो 1399 में यहाँ के कनखल में राज करते थे। कनखल हरिद्वार के एकदम बगल में ही है, हरिद्वार का पार्ट ही है। और उन्होंने तैमूर लंग को हराया था। तैमूर लंग, दोस्तों मैं बता दूं कि तैमूर लंग उज्बेकिस्तान से यहाँ आया था, क्योंकि उसके एक पैर में लंगड़ाहट थी, इसलिए इंडिया में लोग तैमूर लंग बोलते थे। उज्बेकिस्तान में लोग अमीर तैमूर बोलते हैं। वहां पे उनके चौराहे वगैरह, अमीर तैमूर स्क्वायर वगैरह सब बने हैं होटलों के सामने। होटल उज्बेकिस्तान के ठीक सामने अमीर तैमूर स्क्वायर है। क्योंकि चाल में लंगड़ाहट थी तो वो लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में आक्रमण किया था, इसलिए तैमूर का नाम तैमूर लंग था। ये जो तैमूर का मैंने बताया, ये हिस्ट्री में है। वहीं थोड़ी दूर पे भैंस पालने वाले वन गुजरों का डेरा दिख रहा है, जिनकी की लेडीज जो है दही बना रही हैं बड़े बड़े मटकों में, और वहीं पे 2 कुत्ते उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। तो इन लोगों को देख के इनको लगा कि देखो, ये जंगल में रह रहे हैं फिर भी अपने जीवन से संतुष्ट है। इन्होंने बोला अगर उनको शिक्षा दी गई होती तो वो भी आगे तरक्की करते। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, वन गुजर आज भी हैं। मेरा एक वीडियो है वन गुजरों की बस्ती, तो मैं गया था वहां पे। तो अब उनको पढ़ाने के लिए एनजीओ वाली मैडम आती हैं। मैंने उनसे पूछा था बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो वहीं उनकी बस्ती में आके उनके बच्चों को एनजीओ वाले पढ़ाते हैं। अब ये जो गुजर लेडीज दही बना रही थी, उनके पास गए, उनसे पूछा इस जगह का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया इस जगह का नाम नैनागढ़ है। क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे और काफी स्टडी करते थे, तो इनको याद आया कि जो नैनागढ़ है, तो जब वराहुड़ से भी 300-400 साल पहले आला उदल के टाइम पे राघोमच्छ का शासन था एक राजा का, और उनकी प्रेमिका थी नैना। उनके नाम पे उन्होंने ये नगर बसाया था नैनागढ़। तो इससे उनको आइडिया लगा कि ये जो किला नष्ट हुआ है ये 450 साल के आसपास का पुराना होगा। अब देखिए, ये किताब पढ़ के मालूम चल रहा है उस रास्ते से मैं बरसों से निकल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि पहाड़ी नाले के पीछे एक टूटा हुआ किला भी है और उसको नैनागढ़ बोलते हैं। अब इन्होंने उन लेडीज से पूछा कि यहाँ पे और मैन ईटर टाइगर्स का क्या हुआ, तो उन्होंने भी वही बताया कि 10-12 दिन तक पहले तो यहाँ थी, लेकिन सुना है कि यहाँ से वो चली गई है। अब ये थोड़ा आगे चले तो 2 रास्ते थे, एक तो गाड़ियों का रास्ता था और एक पैदल वाला पगडंडी वाला रास्ता था, उसको कजली वन बोलते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि उस पगडंडी से ही चलते हैं।
लेकिन इनको लगा कि भाई ये जो इसमें से कोई जाता नहीं है, तो कितने जानवर होंगे जो झाड़ियों में छुप के बैठे होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो इनकी आहट सुन के भाग जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इनकी आहट सुन के इनका इंतजार करेंगे। तभी इनको दूर से एक आंवले का पेड़ दिख गया, तो इनके मुंह में लार आ गई। इन्होंने कहा अरे आंवले तोड़े जाए, तो सामान कंधे से उतारा और आंवले तोड़ने चले गए। अब जब पेड़ में आंवले तोड़ रहे थे तो इनके दूर निगाह पड़ी, तो दूर एक मैदान सा दिख रहा था हल्का सा, और वहां पे 5 हरे रंग के टेंट लगे थे, तंबू। इन्होंने कहा ये टेंट क्यों लगे हैं? उस टाइम टूरिज्म तो होता नहीं था टेंट में, और वो भी जंगल में। इनको लगा या तो कोई शिकारी है जो छुप के यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। अब जब ये बिल्कुल टेंट के उन कैंप्स के नजदीक पहुंच गए तो देखा तो एक आदमी काले रंग का था, उसकी बॉडी बड़ी अच्छी थी, लोटा लेके निकला और एक जगह बैठ के पानी से कुल्ला करने लगा। अब इन्होंने सोचा या तो ये अभी अभी उठा है, या हो सकता है कि नाश्ता करने के बाद में मुंह साफ कर रहा हो। लेकिन ये धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते रहे। अब ये संभल के बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उस आदमी ने देख लिया। जब ये 50 कदम की दूरी पर थे तो वो चिल्ला के बोला, तुम लोग शायद रास्ता भटक गए हो, यहां से तुम लोग चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तो क्योंकि बड़े रूड टोन में बोला था, इनको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने कहा चलो भाई हम भटक गए कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे 4 बातें करना चाहते हैं, तो हमें आना तो पड़ेगा ही। बोला मैं कह रहा हूं साहब ये प्राइवेट कैंप है, बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, चले जाओ। तो श्याम ने कहा अगर ना लौटे तो? वो अंदर से टेंट के अंदर गया और एक बंदूक, भरी हुई बंदूक ले आया, तो तान के बोला लगता है तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अच्छा, इनको पहले से आइडिया लग गया था कि ये शिकारी नहीं है, डाकू है। और जैसे ही वो अंदर गया था, इन्होंने अपने साथियों से बोला था कि पेड़ के पीछे छुप जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। और जब वो बंदूक लेके आ गया था तो इनको लग रहा था कि ये सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, कुछ करने वाला है। इनके पास धनुष बाण था और ये बहुत अच्छे निशानेबाज थे। इन्होंने धनुष से निशाना लगाया और तीर छोड़ा, सीधे उसकी मुट्ठी पे लगा, और वहीं उसके हाथ से बंदूक गिर गई। जैसे ही वो आदमी गिरा, श्याम पेड़ के पीछे से निकल के झपटा, लेकिन वो भी बॉडी बिल्डर था, एकदम से उठा और श्याम को धक्का मार के एक तरफ गिरा दिया। लेकिन श्याम फौरन उठ के खड़ा हो गया। उससे वो डाकू भी चकरा गया कि उसको उम्मीद नहीं थी कि उठ के खड़ा हो गया। वो फट से जमीन में जो राइफल पड़ी थी उसका बट उसके सिर पे मार दिया, तो वो वहीं पे चक्कर खा के गिर गया। अभी जैसे ही ये हो रहा था, वो आदमी गिरा, वैसे ही कहीं किसी पेड़ के ऊपर से गोली आई और श्याम के कंधे के एकदम नजदीक से निकल गई, और दूसरी गोली आई, श्याम गिर गया, फिर उठा ही नहीं। अब ये ढूंढने लगे कहां से गोली आ रही है। तब इनके दोस्त कुमार ने हल्का से इशारा किया कि वो देखो पेड़ के ऊपर हल्का सा मचान दिख रहा है। पत्तों के पीछे एक मचान दिख रहा था और उसमें एक आदमी था, राइफल लेके निशाना साधे था। इन्होंने कहा जब उसने देख लिया है कि उनका साथी गिर गया है, तो ये उतर के उसको बचाने क्यों नहीं जा रहा है। इनको लगता है उसने देख लिया है कि उसको तीर लगा है, इसलिए ये खुद तीर का निशाना नहीं बनना चाहता है। अब ये रेंगते रेंगते उसकी तरफ बढ़े। इनके पास धनुष भी था, तो बार बार जमीन में टकरा रहा था, कभी किसी झाड़ी में टकरा रहा था, और इनको लग रहा था कि झाड़ी में टकराएगा, उसको आहट होगी और वो मुझे गोली मार देगा। हालांकि छुप के जा रहे थे, लेकिन ये बोल रहे थे अगर इसको छोड़ूं तो फिर मेरे पास और है क्या, हथियार तो है नहीं। करते करते उस पेड़ के नजदीक पहुंच गए। अब ये नजदीक जब पहुंच गए तो एक ऊंची चट्टान थी, उस पर खड़े हुए। अब वो डाकू इनको साफ साफ दिख रहा था मचान पे। तीर से निशाना लगाया, उसके हाथ में मारा, उसके हाथ से राइफल छूटी, नीचे गिर गई। जब राइफल नीचे गिरी तो झाड़ियों में गिरी, उससे वो टूटी नहीं। तब तक इनके साथी थे, वो भी झाड़ियों से निकल आए। उतने में देखा कि श्याम भी वो उसकी डाकू की राइफल लेके आ रहा है। अरे इन्होंने कहा श्याम तुम सही सलामत हो, तुम तो गिर गए थे। बोला भाई एक गोली कान के पास से निकली थी, दूसरी गोली की आवाज सुनकर मैं वैसे ही गिर गया था ताकि वो तीसरी ना मारे, तो मैं जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था मरने की। और ये श्याम ने बोला कि मेरा अभी टिकट कटा नहीं था, जो ट्रेन थी ऊपर जाने वाली उसमें मेरे लिए सीट नहीं थी, लेकिन उस डाकू से बोला तुम्हारे लिए सीट है, रिजर्व करा के आया हूं, अब लो। बंदूक मारने ही वाला था, लेकिन इन्होंने श्रीनिधि रुका रहे, नहीं गोली मत मारना इसको। बोलो डाकू होना इसका कोई पाप नहीं है, वाल्मीकि भी तो एक दिन डाकू ही थे, बाद में इतने बड़े ऋषि मुनि बन गए थे, क्या पता ये भी ठीक हो जाए। तो उसको दंड तो दे दिया, इसके हाथ में तीर घुस चुका है, अब क्या करोगे, तो गोली मत मारो। अब वो डाकू बोलता है साहब मेरा हाथ घायल हो गया, मैं नीचे नहीं उतर पाऊंगा। तो इन्होंने कहा तुम्हारे कैंप में रस्सी तो होगी। बोला हाँ रस्सी पड़ी है उधर साइड में। तो इन्होंने बोला वो तो तुम्हारे साथी को बांध दिया उससे। वो बोले 2 रस्सियां और हैं उधर। जो शेखर थे वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने उसकी पट्टी वट्टी करी, इलाज किया, और दूसरे साथी को भी खोल दिया। उनको पुलिस के हवाले नहीं किया, लेकिन उनकी राइफलें रख ली। अब इनको लगा इतने बड़े कैंप में 2 राइफल नहीं होंगी, और भी राइफल होंगी, तो उन्होंने पूरी तलाशी ली। अब ये तलाशी ले रहे थे तो एक टेंट के अंदर कुछ छुरे, कुछ कारतूस इस तरह से मिला, और उसमें काफी कुछ बढ़िया सामान, पलंग वलंग बढ़िया था, और उसमें खूंटे पे एक साड़ी टंगी हुई थी, और वहीं पे शराब की बोतल भी थी। तो ये पूछा ये भाई टेंट किसका है? तो बोले हमारे साहब का है। तो बोले साड़ी? बोले कनखल की एक बाई जी की है, तो वो साहब के पास आती हैं, उनकी साड़ी है।
तो बोला कब आई थी? बोला 2 घंटे पहले ही गई है और साहब भी घोड़े पे निकल गए कहीं। अब इन्होंने पूछा कि किस काम के लिए गए, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। और पूछा तुम्हारे साहब का नाम क्या है? तो बोला सर हमें नहीं पता, हम तो साहब कह के बुलाते हैं। अब वहीं एक उनको संदूक सा दिखा जिसमें 2 राइफल थी और बहुत सारे कारतूस थे। अब इन्होंने पूछा उस डाकू से तुम्हारे साहब के पास पिस्तौल भी तो होगी? बोला हाँ 2 पिस्तौल है, लेकिन वो हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। अब इन्होंने देखा कि 11 बज रहे थे, तो ये डाकू कैंप से निकल के वापस कैंप में आ गए। अब दोस्तों आज 5वां पार्ट खत्म, तो कल इसके आगे वाला कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।